जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम गद्य के पूर्ण समर्थक राजा शिव प्रसाद सिंह जी पर चर्चा करना चाहेंगे, राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पर और राजा लक्ष्मण सिंह जी पर कुछ बातें हम इसमें करना चाहेंगे। राजा साहब, जहाँ तक लिपि का प्रश्न था, राजा साहब से तात्पर्य राजा शिव प्रसाद जी। राजा साहब जहाँ तक लिपि का प्रश्न था, देवनागरी पसंद करते थे, किंतु भाषा के संबंध में उनका रुख कुछ दूसरा ही था। वे हिंदी को उर्दू बना देना चाहते थे। इन्होंने सदैव शिष्ट जन समुदाय को दृष्टि में रखना उचित समझा। इसीलिए हिंदी के गंवारूपन को निकालने के लिए उसमें अरबी फारसी शब्दों का समावेश उन्हें उचित प्रतीत हुआ। ऐसा करने के लिए वे बहुत कुछ बाध्य भी थे। सरकारी नीति से अलग भाषा के विषय में उनकी अपनी नीति हो भी नहीं सकती थी। अंग्रेजी सरकार का झुकाव प्रारंभ से ही उर्दू की ओर था। राजा साहब को स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू और मुसलमान विद्यार्थियों का भी ध्यान रखना पड़ता था। वे उनकी भाषाओं में एक रूपता लाना चाहते थे। इन कारणों से उन्हें उर्दू की ओर झुकना पड़ा, किंतु यह झुकाव सहसा नहीं हुआ था। उनकी प्रारंभिक कृतियों में उर्दूपन अपेक्षाकृत कम है। परवर्ती रचनाओं में उर्दूपन अधिक आता गया है। इनकी रचनाओं पर ध्यान देने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। आलसियों का कोड़ा, वर्णमाला, स्वयंबोध उर्दू और विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, भूगोल हस्तामलक, इतिहास तिमिरनाशक, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्मसार आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कई पुस्तकें मानव धर्मसार, उपनिषद सार तथा योग वासिष्ठ के कुछ चुने हुए श्लोक की भाषा संस्कृत निष्ठ है। ये पुस्तकें स्कूली विद्यार्थियों के लिए नहीं लिखी गई थीं। इनकी रचना में राजा शिव प्रसाद जी ने अपना दृष्टिकोण कुछ स्वतंत्र रखा था। योग वासिष्ठ की भाषा का एक नमूना हम कहना चाहेंगे। पुरुषों के यौवन रूपी शरद ऋतु में शोभा के उज्ज्वल गुण सुगंधादिक सौवृद्धा रूपी हेमंत में नष्ट होते हैं। चित्त की समाधीनता और आस्था भी अति दूर चली जाती है, जैसे हिम ऋतु में कमलों की। जो संपूर्ण भूतों में रहकर संपूर्ण भूतों से अंतर, जिसको संपूर्ण भूतों को भीतर होके यम प्रेरणा करता है, सो आत्मा अंतर्यामी भी अमृत है। इस तरह से पुस्तकों की भाषा में ब्रज भाषा के प्रयोग भी कहीं कहीं आ गए हैं। व्यक्तिगत रूप से राजा साहब ऐसे प्रयोगों को दूर रखना चाहते थे, किंतु धार्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों से इस प्रकार की भाषा का कुछ ऐसा गठबंधन था ही कि उसे तोड़ने में वे पूर्णतः सफल नहीं हो सके। विचित्र बात तो यह है कि इन रचनाओं में भी जहाँ कहीं वे मूल विषय से अलग होकर स्वतंत्र उदाहरण आदि प्रस्तुत करते हैं, वहाँ उनकी भाषा उर्दू, अरबी, फारसी मिश्रित हिंदुस्तानी हो जाती है। इससे प्रकट है कि संस्कृत निष्ठ भाषा से उनका आत्मिक संबंध नहीं था। भूगोल हस्तामलक, स्वयं बोध उर्दू, बामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना, विद्यांकुर, आलसियों का कोड़ा आदि पुस्तकों की भाषा चलती हुई व्यावहारिक किंतु सरल हिंदी है। इनमें अधिक उर्दूपन नहीं है। प्रारंभ में उनकी भाषा नीति इसी प्रकार की भाषा के पक्ष में थी। इनमें विदेशी शब्दों का ठीक उसी प्रकार प्रयोग हुआ है जिस प्रकार चंद, तुलसी, बिहारी आदि कवियों की कृतियों में। भूगोल हस्तामलक की भाषा का भी हम दो चार वाक्य पढ़ना चाहेंगे। निदान यह बंगाले का मैदान, निदान यह बंगाले का मैदान, नदियों से सिंचा हुआ, गंगा के दोनों तरफ हिमालय और विंध्य के बीच हरिद्वार तक चला गया है, और गंगा यमुना के बीच जो देश पड़ा है उसे अंतर्वेद और पुराना दुआबा भी कहते हैं। और यही दो चार सूबे अर्थात दिल्ली, आगरा, अवध और इलाहाबाद यथार्थ मध्य प्रदेश अर्थात असली हिंदुस्तान है। इस तरह से उनकी कृतियों की भाषा लगभग इसी प्रकार है। आगे चलकर उनका मोह उर्दू की ओर बढ़ता गया और वह उर्दू पर मुग्ध थे। सही बात तो यह है। इतिहास तिमिरनाशक भाग 3, सिखों का उदय और अस्त तथा हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, इन रचनाओं में राजा साहब की उर्दू की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति विकास की चरम स्थिति तक आ गई है। इतिहास तिमिरनाशक
भाग 2 की भूमिका में वे कहते हैं कि निश्चित ही उनके लिए इतिहास तिमिरनाशक की भाषा नागराक्षरों में लिखी हुई सरल उर्दू है, जबकि बैताल पच्चीसी की भाषा को रेख्ता कहा गया है। बैताल पच्चीसी में संस्कृत के कुछ शब्द भी हैं, किंतु इतिहास तिमिरनाशक में इनकी संख्या नहीं के बराबर है। सिखों का उदय और अस्त की भाषा तो पूर्णतः उर्दू हो गई है, साथ ही इसमें अरबी फारसी शब्दों का व्यवहार अधिक किया गया है। गुटका एक संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए लिखी गई थी, अतः इसमें राजा साहब की भाषा विषयक नीति के विषय में स्पष्ट संकेत लक्ष्य नहीं किया जा सकता। हिंदी व्याकरण की भाषा स्वयं उन्हीं के कथनानुसार हिंदुस्तानी है। पारिभाषिक शब्द संस्कृत और फारसी के लिए है। तो पूरा का पूरा विवेचन इस आधार पर किया जा सकता है कि राजा साहब नागरी लिपि के पूर्ण समर्थक होते हुए भी हिंदी खड़ी बोली गद्य के पूर्ण पोषक नहीं थे। वे उर्दू के फैशनेबल स्वरूप पर मुग्ध थे और उनका यह मोह उत्तरोत्तर बढ़ता गया था। फिर भी प्रतिकूल परिस्थितियों में इनसे जो कुछ हो सका वह कम नहीं है। उनके विषय में उन्हीं के समकालीन प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकाट का यह कथन कहाँ तक सत्य है यह नहीं कहा जा सकता, फिर भी उसका एक उदाहरण देना यहाँ स्वाभाविक है। पिनकाट महोदय ने भारतेंदु जी को पत्र लिखा था। राजा शिव प्रसाद बड़ा चतुर है। 20 बरस हुए उसने सोचा कि अंग्रेजी साहबों को कैसी कैसी बातें अच्छी लगती हैं, उन बातों का प्रचलित करना चतुर लोगों का परम धर्म है। इसलिए बड़े चाव से उसने काव्य को और अपनी हिंदी भाषा को भी बिना लाज छोड़कर उर्दू के प्रचलित करने में बहुत उद्योग किया। राजा शिव प्रसाद को अपना ही हित सबसे भारी बात है। अब हम चर्चा करते हैं राजा लक्ष्मण सिंह जी की। राजा लक्ष्मण सिंह जी का भाषा विषयक आदर्श राजा शिव प्रसाद सिंह जी से सरथा विपरीत था। उन्होंने अपने पत्र प्रजाहितैषी में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया। शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत इन तीनों अनुवाद ग्रंथों में भी उन्होंने अपना भाषा विषयक आदर्श वही रखा। अपना मत स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ आवश्यक नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी ना बोली जाए, और ना हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे पड़े हैं। राजा लक्ष्मण सिंह जी की भाषा उर्दू फारसी शब्दों से रहित होने तथा संस्कृत निष्ठ होने पर भी जनता के अधिक निकट है। उसमें परिमार्जन कम है, ब्रजी का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में है, और सबसे बड़ी कमी उसमें यह है कि युग के अनुकूल नवीन चेतना का भार वहन करने में वह अक्षम है। उसमें अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास, भूगोल आदि ज्ञान विज्ञान के विषयों की सफल अभिव्यक्ति संभव नहीं। यह होने पर भी उनकी कृतियों का खूब स्वागत हुआ। उनका शकुंतला का अनुवाद बहुत ही लोकप्रिय हुआ। शकुंतला की भाषा का एक सुंदर उदाहरण दिया जा सकता है यहाँ। अनसुया हौले प्रियमवदा से, सखी मैं भी इसी सोच विचार में हूँ, अब इससे कुछ पूछूंगी। प्रगट में कहती है, महात्मा तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो। राजा लक्ष्मण सिंह जी की भाषा के विषय में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रस सिद्ध शब्द लिए हुए है। निश्चय ही राजा साहब ने परंपरागत हिंदी के विशुद्ध रूप की रक्षा का पूर्ण प्रयत्न किया, किंतु युगानुकूल नवचेतना के वाहक लोक प्रचलित विदेशी शब्दों को भी उन्होंने हिंदी से अलग रखा, जिन शब्दों के विषय में स्वयं राजा साहब की धारणा थी कि वे जनता से अधिक प्रचलित हैं। केवल विदेशी होने के कारण उन्होंने उन्हें भी हिंदी के अंतर्गत स्वीकार करने में हिचक दिखाई। फलस्वरूप गवाह, अदालत, कलेक्टर जैसे शब्द भी उन्हें माने न हुए। विकसित होती हुई भाषा के लिए यह दृष्टिकोण अधिक स्वस्थ नहीं माना जा सकता था।
राजा शिव प्रसाद तथा राजा लक्ष्मण सिंह जी की विरोधी नीतियों का परिणाम यह हुआ कि हिंदी के स्वरूप को लेकर साहित्य के क्षेत्र में दो विरोधी मत उठ खड़े हुए। एक उर्दू का समर्थक हुआ, दूसरा हिंदी का पक्षपाती। कुछ लोगों ने मध्य का मार्ग अपना लिया। उर्दू के पक्ष में प्रभावशाली मुसलमानों ने भरपूर प्रयत्न किया। कुछ अंग्रेज विद्वानों ने उर्दू का पक्ष लिया। उर्दू के समर्थकों में सबसे सबल व्यक्तित्व सर सैयद अहमद खां का था। उन्होंने अंग्रेजों को सुझाया कि हिंदी हिंदुओं की ज़बान है जो बुत परस्त है और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेज़ों का मजहबी रिश्ता है। दोनों सामी या पैगंबरी मत को मानने वाले हैं। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी ने भी उर्दू का खूब समर्थन किया। उन्होंने सर सैयद की हृदय से प्रशंसा की। हिंदी का जोरदार समर्थन आर्य समाजियों एवं ब्रह्म समाजियों ने किया। श्री नवीन चंद्र राय 1863-1880 ईस्वी ने पंजाब में हिंदी का खूब प्रचार किया। आप ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के पोषक थे और हिंदी भाषा के कट्टर समर्थक। लगभग इसी समय पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भी घूम घूम कर पंजाब में हिंदी का प्रचार किया और वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा भी दी। इस खींचतान में भी हिंदी अपना स्वाभाविक विकास करती रही। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संस्कृत निष्ठ एवं अरबी फारसी मिश्रित भाषा संबंधी इन दोनों अतिवादों से दूर रहकर जनता की वाणी को पहचाना और हिंदी के सच्चे स्वरूप की प्रतिष्ठा की। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की चर्चा करना अपेक्षित है। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 1850 से 1885 ईस्वी तक इस धरा को सुशोभित, प्रकाशित और मंगलमय शीतलता देते रहे। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए सन 1883-84 ईस्वी के लगभग हिंदी भाषा नामक एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की। इसमें शुद्ध हिंदी के रूप में उन्होंने निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किया। पर मेरे प्रीतम अब तक घर न आए, क्या उस देश में बरसात नहीं होती, या किसी सौत के फंद में पड़ गए कि इधर की सुध ही भूल गए। कहाँ तो वह प्यार की बातें, कहाँ एक संग ऐसा भूल जाना कि चिट्ठी भी न भिजवाना। हाँ, मैं कहाँ जाऊँ, कैसी करूँ। मेरी तो ऐसी कोई मुँह बोली सहेली भी नहीं कि उससे अपना दुखड़ा रोकर सुनाऊँ, कुछ इधर उधर की बातों से ही जी बहलाऊँ। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों में इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। एक ओर तो इसमें तद्भव एवं देशज शब्दों एवं मुहावरों का प्राधान्य है और दूसरी ओर जनजीवन से घुले हुए विदेशी शब्दों से कोई खास परहेज भी नहीं किया गया है। भारतेंदु जी ने समसामयिक अधिकांश लेखकों ने इस शैली को अपनाया, किंतु खेद कि आगे चलकर बंगला के अनुवादों और आर्य समाज की एकांत संस्कृत निष्ठा का कारण भाषा का यह रूप अधिक मान्य न हो सका। भाषा के आदर्श रूप की प्रतिष्ठा करने पर भी भारतेंदु उसका पूर्ण परिमार्जन न कर सके। वे भी पंडिताऊपन से पीछा न छुड़ा सके। ब्रजी का प्रभाव बना रहा, पूर्वी प्रयोग होते रहे, यहाँ तक कि शब्दों के अशुद्ध वर्ण विन्यासों व के स्थान पर ब, मध्य तथा अंत में ए के स्थान पर अय से भी मुक्ति न मिली। वाक्य विन्यासों एवं पद योजनाओं में भी पूर्ण परिष्कार न हो सका। किसी पदार्थ में हर एक आनंदों के लिए सूचना किया जाता आदि प्रयोग भी चलते रहे। यह परिमार्जन आगे चलकर आचार्य द्विवेदी जी के हाथों संपन्न हुआ। यह सब होने पर भी भारतेंदु जी के इस कथन को स्वीकार करना होगा कि हिंदी नए चाल में ढली। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। हिंदी की यह नई चाल उसे व्यावहारिक रूप देने में समर्थ हुई। हिंदी में शब्द ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता दृष्टिगत हुई। एक सजीव भाषा की भांति उसने अंग्रेजी और बंगला से अनेक शब्द ग्रहण किए। भारतेंदु के समय में ही अंग्रेजी के अनेक शब्द हिंदी में आ गए। उदाहरण के लिए शासन संबंधी शब्दों में म्यूनिसिपैलिटी, हाई कोर्ट, कलेक्टर, पुलिस, जज, गवर्नर, वाइसराय, लॉर्ड आदि का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा। इसी प्रकार वस्त्र एवं वेशभूषा संबंधी शब्दों कोट, पैंट, शर्ट, शूज, टाई, बूट, कॉलर का भी प्रयोग चल पड़ा। इसी प्रकार नित्य प्रति के जीवन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों स्टेशन, पोस्टमैन, रेल, एडिटर, कॉपी, ब्रांडी का आगमन भी तीव्रता से हो रहा था। शब्दा भंडार के साथ साथ हिंदी गद्य की अभिव्यंजना शक्ति भी बढ़ने लगी थी। उसमें नवीन विचारों को धारण करने की शक्ति आ रही थी। निश्चय ही भारतेंदु युग तक आते आते हिंदी गद्य में युगांतर उपस्थिति
हो गई थी और हिंदी नए चाल में ढलने लगी थी। निश्चय ही यह स्थिति सहसा एक दिन में नहीं उत्पन्न हुई होगी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नागरिक प्रचारणी सभा काशी के 13वें 14वें त्रैवार्षिक खोज विवरणों का हवाला देकर स्पष्ट किया है कि जिसे हरिश्चंदी हिंदी कहा गया है उससे मिलती जुलती हिंदी फतेहपुर आगरे के गोपालकृत। रामविलास शर्मा ने नागरिक प्रचारणी सभा काशी के 13वें और 14वें त्रैवार्षिक खोज विवरणों का हवाला देकर स्पष्ट किया है कि जिसे हरिश्चंदी हिंदी कहा गया है उससे मिलती जुलती हिंदी फतेहपुर आगरे के गोपालकृत भड़ई बिलास आगरे के रंगीलाल कृत तोता मैना की कहानी विद्यमान है और मोतीलाल की कहानियों में इसकी भाषा को हरिश्चंदी हिंदी बताने के लिए विशेष परिवर्तन आवश्यक न होगा। यह वह सरल हिंदी है जो भारतेंदु को प्रिय थी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय।